हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोस हमेशा अपलोड होते रहते हैं। ठीक है। और अभी हम आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। यह जो चैप्टर है यह राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या, मतलब कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, इसकी क्या क्या समस्याएं आई। ठीक है। तो हमें पता है कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो है बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ था। ठीक है। उसके बारे में हम इसमें वर्णन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि यह जो है हमारा क्वेश्चन पहला बनता है कि राज्य निर्माण का क्या अर्थ होता है। राज्य निर्माण का क्या अर्थ है। देश के प्रांतों या क्षेत्रों का ऐसा गठन या पुनर्गठन किया जाए जिससे लोग वैध मान ले, ताकि राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके। ठीक है। राज्य निर्माण का अर्थ होता है कि देश के प्रांत या क्षेत्रों का ऐसा संगठन, ठीक है, मतलब कि एक क्षेत्र का ऐसा गठन या पुनर्गठन किया जाए जिससे लोग वैध मान ले, जो सही मान ले, है ना, ताकि राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से काम कर सके, ताकि वह जो एक प्रांत या क्षेत्र का जो गठन होगा वहाँ राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सही ढंग से चले और लोग उसको सही भी माने। ठीक है। सामाजिक व आर्थिक न्याय का क्या अर्थ होता है। सामाजिक व आर्थिक न्याय का क्या अर्थ होता है, अथवा सामाजिक न्याय क्या है। समाज के सभी वर्गों को समानता मिले। ठीक है। समाज के सभी वर्गों को समानता मिले, यह हमारे समानता के अधिकार के अंतर्गत भी आता है, जिसमें स्त्री पुरुष मतलब लिंग के आधार पर, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी एक समान होना चाहिए, जिसको सामाजिक न्याय, ठीक है, जिसको किसी भी आधार पे असामान्य न माना जाए। ठीक है। उनकी मान मर्यादा सुरक्षित हो। ठीक है। मतलब चाहे वह किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, लेकिन उसका मान मर्यादा क्या हो, सुरक्षित हो। गरीबी व बेकारी जैसे दोषों का निराकरण हो, मतलब गरीब और अमीर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब को कोई जॉब नहीं मिले। आर्थिक विषमता दूर की जाए, और आर्थिक जो मतलब कि आर्थिक आधार पे जो क्या कहते हैं समानता दूर हो रहा है उसको भी दूर किया जाए, मतलब कि आर्थिक विषमता को दूर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक निर्णय किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोक निर्णय किसे कहते हैं। किसी जटिल समस्या का समाधान करने हेतु लोगों के मतों की बहुसंख्या को अंतिम निर्णय मान लिया जाए। मतलब कि एक बहुत बड़ा समस्या होगा, उसके समाधान के लिए जो है लोगों के मतों की बहुसंख्या को अंतिम निर्णय मान लिया जाए। मतलब जहाँ पे बहुत सारा लोग एक मत एक निर्णय देंगे तो वह क्या हो जाएगा, लोक निर्णय कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, वह लोक निर्णय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया है। सबसे पहले जान लीजिए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा हिंदी राज्य है, चाहे वह मैथिली हो, चाहे वह भोजपुरी हो, और भी मैथिली, मगही, बहुत सारा ऐसा भाषा है जो हिंदी से ही संबंध रखता है। देश की जनसंख्या का विशाल भाग हिंदी भाषी है। गैर हिंदी भाषी लोगों में भी हिंदी जानने व बोलने वालों की पर्याप्त संख्या है। जहाँ हिंदी नहीं भी बोला जाता है वहाँ भी क्या है, बहुत ज्यादा संख्या हिंदी बोलने वालों की है। इसलिए जो है देवनागरी में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्ज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ शासित क्षेत्र क्या है। संघ शासित क्षेत्र क्या है। यह भारत का वह भाग है जो प्रत्यक्ष केंद्रीय सरकार के अधीन है। यह किसके अधीन है, केंद्र सरकार के। राज्यों की भांति इसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती, मतलब यह राज्य की भांति नहीं है। यह किसके अधीन है, यह केंद्र सरकार के अधीन है। इसको खुद का स्वायत्तता जो होता है वह प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है। तो भारत का संविधान जो है वह 26 जनवरी
1950 ईस्वी को लागू हुआ था। और हमारा देश कब आजाद हुआ था? ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इसको आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। भारत में कितने राज्य और कितने संघीय अंचल हैं? भारत में कितने राज्य और कितने संघीय अंचल हैं? वर्तमान में 29 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्र है, क्योंकि अनुच्छेद 370 जब से लागू हुआ है तब से जो है ये जो मतलब केंद्र, तब से जो है क्या चीज बढ़ गया है, तब से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? मतलब 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 1956 के आधार पर जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अधीन अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन बन गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना है वह सन 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वे थे न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के नामों को लिखिए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कब बने हैं? 25 जुलाई 2017 को पद ग्रहण किए हैं, है ना। और पहली महिला राष्ट्रपति को कौन है? तो वह है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेहरू युग में हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल तथा समूह ऐसा क्यों मानते थे कि भारत की मित्रता अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट के साथ अधिक होनी चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन है कि नेहरू युग में हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल तथा समूह ऐसा क्यों मानते थे कि भारत की मित्रता अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट के साथ अधिक होनी चाहिए? ठीक है, तो नेहरू युग में हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल और समूह ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि अमेरिका एक ऐसा महाशक्ति है जो प्रारंभ में विश्व राजनीति के संचालन को प्रभावित कर रही है। मतलब उस जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय तक जो है अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया था, ऐसा इसलिए लोगों का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अधिकांश भारतीयों द्वारा स्वीकार्य तथा स्वप्न के रूप में देखे गए ऐसे 2 लक्षणों का आकलन कीजिए जिसकी पूर्ति स्वतंत्रता के पश्चात हुई। स्वतंत्रता के बाद एक तो था लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, क्योंकि भारत में एक लोकतंत्र की व्यवस्था है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहे। अभी जो हम 13 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे वह था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अधिकांश भारतीयों द्वारा स्वीकार्य स्वप्न, मतलब अधिकांश लोगों के द्वारा क्या सपना देखा गया था भारतीयों के द्वारा। तो उन लोगों का एक दो सपना था, जैसे भारत में एक लोकतंत्र की व्यवस्था हो, मतलब यहाँ पे सभी धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहे। ठीक है, और लोकतंत्र मतलब जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन बने। सरकार सभी के विशेषकर निर्धनों व कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करे, है ना, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था उस समय निर्धन गरीबी दर यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के
लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को क्या कहा गया? ठीक है, तो जब भारत आजाद हुआ था उस समय जो है अधिकांश रजवाड़ों के शासक ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए सहमति पत्र पर जो हस्ताक्षर किया था उसको कहा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या कहा गया था? इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वह है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री द्वारा दी गई? ठीक है, क्वेश्चन है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया? तो यह किसके द्वारा दिया गया था? यह जो था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 14 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्य रात्रि को दिया गया था। इस तरीका से हम आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद हम जो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेगा उस सबको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। बुक्स को भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए अगर मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और जो इंटर के और स्टूडेंट होंगे उनमें भी मेरे वीडियोस को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।